कोई शोर करे तो करने दो, अपने में मगन रहो साथी। कोई साथ न दे तो क्या करना, तुम स्वयं अकेले हो काफी। हर कदम बढ़ाते जाना है, मुश्किल आसान बनाना है। हर कदम बढ़ाते जाना है, मुश्किल आसान बनाना है। अब बारी है फूलो सुन लो, कांटों की नोक कुचलने की। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। ठोकर खाकर गिर जाना क्या, चलने से तुमको रोकेगा। ठोकर खाकर गिर जाना क्या, चलने से तुमको रोकेगा। हर बार तुम्हारा गिरना ही दुगने साहस में झोंकेगा। चल रही हवाएं हर क्षण है, संदेश सुनाती सनसन है। चल रही हवाएं हर क्षण है, संदेश सुनाती सनसन है। लहू पसीना कर लेना, बारी है तुम्हारे चलने की। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम प्यारे साथी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं लघु बीजाणु जनन के बारे में, है ना। इसके प्रीवियस क्लास में यानी इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में, लघु बीजाणु ध्वनि के बारे में, है ना। जिसमें हमने यहां तक समझ लिया था कि लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है ना। तो आज हम उसी में समझेंगे लघु बीजाणु जनन। एक अगला टॉपिक है लघु बीजाणु जनन, है ना, जिसमें समझेंगे कि आखिर लघु बीजाणु बनते कैसे हैं, है ना। आखिर लघु बीजाणु बनने में उस बीच में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, है ना, उस चीज को आज हम समझने वाले हैं। तो आइए देखिए, हम बात कर रहे हैं प्यारे साथी लघु बीजाणु जनन के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है जनन। तो जनन से आपके दिमाग में कुछ जरूर आता होगा कि हाँ, जनन का मतलब होता है क्या, निर्माण करना। जनन का मतलब इन द सेंस निर्माण करना। अब किसका निर्माण करना, अब जो नाम आगे लगा हुआ हो उसी का निर्माण करना। मतलब कि लघु बीजाणु का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन। तो सर लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होगा। तो पिछले वाले क्लास में आपको मैंने बताया था कि जो हमारा पुंकेसर होता है, ये वाला भाग परागकोश कहलाता है। परागकोश का जब हम अनुप्रस्थ काट करेंगे यानी ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो हमारा परागकोश कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यानी चार कोष्ठीय द्विपालित संरचना की तरह दिखाई देता है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये जो आपको कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं, कोष्ठ, प्रत्येक कोष्ठ में एक लघु बीजाणु ध्वनि समाहित होती है। तो ये क्या है आपका लघु बीजाणु ध्वनि। अब मैं इस लघु बीजाणु ध्वनि को इसके बाहर अंदर से बाहर निकालता हूं, तो ये आपका क्या है, लघु बीजाणु ध्वनि। लघु बीजाणु ध्वनि कैसे बना होता है, तो ये बहुत सारी छोटी छोटी अधोस्तरीय कोशिकाओं के संयोजन से यानी अधोस्तरीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है क्या, आपका लघु बीजाणु ध्वनि। इसके आगे मैंने आपको यह भी बता दिया था कि जो लघु बीजाणु ध्वनि होती है, जब इनमें से अधोस्तरीय कोशिका में जब कोई कोशिका बड़ी हो जाती है तो उसी कोशिका को हम प्रप्रसु कोशिका कह देते हैं, उसी कोशिका को प्रप्रसु कोशिका बोलते हैं। अब प्रप्रसु कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन। क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता है। जब प्रप्रसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा तो ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। एक तो आपका बढ़ जाता है प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, जिसको मैंने आपको बता दिया था कि ये चार भित्ति का निर्माण करती हैं, है ना। बाह्य त्वचा, इसके अंदर आपका बाह्य त्वचा है, इसके अंदर जाएंगे आपको मिल जाएगा मध्य स्तर, फिर टेपिटम, है ना। तो इस तरह से इसमें चार परतें आपको मिलती हैं। अब मैंने आपको दूसरा बताया था प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। प्रप्रसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा। अब इसमें जब समसूत्री विभाजन होता है ये दो कोशिकाओं में बढ़ता है, तो एक वो कोशिका जो भित्ति बनाती है,
एक वो कोशिका जो भित्ति बनाती है, लेयर बनाती है, उसको बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और दूसरा वह कोशिका जो आपका क्या करता है, बीजाणु का निर्माण करेगा आगे चलकर, उसको बोलेंगे प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। अब ध्यान से समझिए, कोशिका जो होता है ये आप यूनिट ऑफ सेल होता है ना। कोशिका जो होता है यूनिट ऑफ सेल होता है, ये आप सभी को पता है। तो प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका जो है, अब ये इसी से बनेगा आपका बीजाणु जनक ऊतक। अब देखिए, जब कोशिकाओं का, कई सारे कोशिकाओं का जब समूह हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऊतक। कई सारी कोशिकाएं मिलकर समूह बनाती हैं जिसको हम ऊतक कहते हैं। जिस तरह से आपका घर यानी हमारा जो घर है वो किससे बना होता है, तो ईंटों के समूह से बना होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि केवल ईंट का बना रहता है, उसमें सीमेंट भी लगता है, बालू भी लगता है, इसके अलावा भी अन्य चीजें लगती हैं, लेकिन मेनली उसमें क्या होता है, मेनली तो आपका ईंट होता है। तो जिस तरह से आपका घर किसका समूह है, ईंटों का समूह है, देन उसी प्रकार से यहां पर समझने का प्रयास कीजिए, जो कोशिकाएं होती हैं यानी कि जो आपका ऊतक होगा वो किसका समूह होगा, कोशिकाओं का समूह होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिकाएं जो हैं, इन्हीं के समूह से क्या बनेगा, बीजाणु जनक ऊतक बनेगा। अब इस बीजाणु जनक ऊतक में आपकी होगी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या होगी, ये आपका लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगा। जब लघु बीजाणु ऊतक लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगा, अब यहां पर इसके नाम पे थोड़ा सा जाइए। नाम पर यहां पर आता है मात्र कोशिका। मात्र, अब याद कीजिए, मात्र, मात्र मतलब माता, मात्र मतलब मां, यानी मदर सेल, यानी एक ऐसी सेल जिससे आगे चलकर कुछ निर्माण होगा, यानी कोई चीज बनेगा, है ना। जैसे मां के द्वारा क्या बच्चे का जन्म होता है। तो यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी एक ऐसी कोशिका है जिसके आगे यानी विभाजन करके आगे कुछ बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा, तो जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, याद रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है किस में, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। तो जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो हमारा बनता है लघु बीजाणु चतुष्क। क्या बनेगा, लघु बीजाणु चतुष्क बनेगा। यहां पर देखेंगे आप तो ये हमारा क्या है, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। अब इसी का समूह होगा, यानी देखिए इसी का कई सारा समूह हो गया, तो ये क्या बन गया, बीजाणु जनक ऊतक बन गया। अब इस बीजाणु जनक ऊतक क्या निर्माण करेगा, हमारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका आपकी द्विगुणित होती है। कैसी कोशिका होती है, डिप्लॉयड कोशिका होती है, डिप्लॉयड सेल होती है। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण करेगा। तो ये आपका क्या है, लघु बीजाणु चतुष्क, जिसे हम आगे चलकर क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु, और उसी को बोलेंगे परागकण। क्या बोलेंगे, परागकण। और ये कैसी संरचना होती है, तो परागकण एक अगुणित संरचना है, यानी लघु बीजाणु एक अगुणित संरचना है। तो प्यारे साथी, हमें समझना यही था कि लघु बीजाणु जनन क्या है, यानी लघु बीजाणु का निर्माण। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से कि हमने यहाँ पर लघु बीजाणु बना दिया है ना। अब जो लघु बीजाणु है यानी कि उसी को बोलेंगे परागकण। क्या बोलेंगे, परागकण। अब परागकण क्या है, यानी परागकण की संरचना के बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार फटाफट से इसका क्विक रिवीजन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका जो पुंकेसर वाला भाग होता है दो भागों में बटा होता है। एक तो ऊपर फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है, ये पुतंतु। परागकोश का अनुप्रस्थ काट कीजिएगा। जब अनुप्रस्थ काट करेंगे, है ना, इसको काट दीजिए, तब इसको अनुप्रस्थ काट कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, प्रत्येक कोष्ठ में एक एक लघु बीजाणु धानी समाहित होती है। इस लघु बीजाणु धानी को मैंने बाहर निकाला। लघु बीजाणु धानी को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी अधोस्तरीय कोशिकाएं होती हैं बहुत संख्या में। जब वही कोई एक कोशिका बड़ी हो जाती है तो उसी को हम परप्रसु कोशिका बोल देते हैं। अब परप्रसु कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होने के बाद ये 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। एक तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका, है ना, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो भित्ति बनाती हैं।
और दूसरा वह कोशिका जो हमारा आगे चलकर लघु बीजाणु बनाएंगी, उसे हम बोलेंगे लघु प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका क्या करेगी, आगे चलकर ये बीजाणुजनक ऊतक बनाएगी और बीजाणुजनक ऊतक किसका निर्माण करेगा, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में हमारा होता है अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये लघु बीजाणु चतुष्क बनाएगा, जिसे आगे हम चलकर परागकण या लघु बीजाणु कहेंगे, है ना। तो ये था आपका और यही पूरी प्रक्रिया यानी प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका से लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, उसी को बोलते हैं लघु बीजाणु जन्म। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा कि प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका से क्या बनता है, बीजाणुजनक ऊतक बनता है। बीजाणुजनक ऊतक से लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ये लघु बीजाणु चतुष्क बनाता है और इस तरह से हमारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आई होप, आशा करता हूं प्यारे साथी कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं इस क्लास को अब यहीं पर विराम देना चाहूंगा एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन लाइन के साथ, है ना। वो कैसे है देखिए, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,